स्प्लीन मेरिडियन पर चर्चा करेंगे। और जो बुक है ट्रीटाइज 4, इंग्लिश में पेज नंबर 90 और हिंदी में पेज नंबर 97 पर। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण पॉइंटों पर करेंगे और ये इन पॉइंटों की उपयोगिता देखेंगे। तो डॉक्टर वॉल ने जो खास बात बताई कि जो लेफ्ट साइड की स्प्लीन मेरिडियन है वही ओरिजिनल स्प्लीन मेरिडियन है। अगर वही राइट साइड में स्प्लीन मेरिडियन का जो पथ है, पॉइंट है, वो पैंक्रियाज मेरिडियन की तरह काम करेंगे। इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है दोनों मेरिडियंस में। तो उसी के हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे और इसकी स्थिति को जानेंगे। तो जो लोकेशन है स्प्लीन मेरिडियन की, वो लेफ्ट साइड में चाइनीज एक्यूपंक्चर में, दोनों साइड में है, लेकिन ईएबी में सिर्फ लेफ्ट साइड में है। और ये पैर के अंगूठे से मीडियल साइड से, यानी अंगूठे में बाहर की तरफ से शुरू होती है, नाखून की जड़ से। और जो आपकी ये रिब्स है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये छठी रिब्स के पास में आके खत्म होती है स्प्लीन 21। तो देखिए ये पॉइंट है जहां आके खत्म होती है। अगर आप इस पॉइंट को दबाएंगे तो सबको दर्द मिलेगा। और ये क्यों दर्द मिलेगा? क्योंकि ये ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है फॉर ऑल मेरिडियन। यही एक पॉइंट है जिससे सभी मेरिडियन को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लियो कनेक्टिंग का मतलब कनेक्ट करने वाला, जिसमें ज्यादा ऊर्जा होगी या जिसमें कम होगी, ये सबको बैलेंस कर देगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये ऐसे अपना हाथ रखिए, चाहे ऐसे रखिए, और ये मसाज किया करिए। तो ये इंटायर बॉडी का मसाज है और बहुत पेन होता है इस पॉइंट में। आप थोड़े दिन करके देखेंगे तो आपकी बॉडी में सारे आर्गन की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, जिसको SP21 कहते हैं। ये ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। और 6 यांग मेरिडियन और 6 इन मेरिडियन सभी को आपस में जोड़ने का काम करती है। यानी एक पॉइंट से ऑल 12 मेरिडियन का इलाज करना हो तो वो आपका पॉइंट है SP21। सभी यांग मेरिडियन को अगर ट्रीट करना है, सभी यांग मेरिडियन को अगर ट्रीट करना है तो CB12। और अगर सभी आर्गन के फंक्शन को बढ़ाना है, ये बैलेंस करने का काम करता लियो कनेक्टिंग पॉइंट, यानी साइफन पॉइंट भी बोलते हैं इसको, पैसेज पॉइंट भी बोलते हैं। जहां ऊर्जा ज्यादा होगी वहां से कम में चली जाएगी, जहां कम है अधिक वालों से ले लेगी, अपने आप ही बैलेंस करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो जो आपका ये, इसको बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस, ये एरिया इंटरकॉस्टल एरिया बोली जाती है। तो जो नीचे से आप काउंट करें तो जो छठी बोन आती है उसके एज पर होता है ये साइड में। तो ये पॉइंट बहुत ही पेनफुल हमने पाया है लोगों का। तो आप सभी इसको आप ऐसे मसाज कर सकते हैं ऐसे। अगर आप सही पॉइंट नहीं पा रहे हैं तो अगर आप ऐसे भी मसाज करेंगे तो ये पूरा आपको मिल जाएगा। तो ऑल 12 मेरिडियन की बैलेंसिंग एक सिंगल पॉइंट से। अगर सारे आर्गन का फंक्शन बढ़ाना है तो किडनी यांग का उपचार करें। ये सभी का यांग बढ़ा देगा। यांग माने फंक्शनल डिस्टरबेंस कहीं पर भी हो इंटायर बॉडी में, मेटाबॉलिक रेट कम हो ज्यादा हो, सबको बैलेंस करना है, किडनी यांग लगाइए। एक छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोगों ने सीखी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपका स्प्लीन मेरिडियन में कुल 27 बिंदु हैं ईएबी के हिसाब से, और ये 21 पॉइंट है, यानी चाइनीज के हिसाब से 21 पॉइंट है। और डॉक्टर वॉल ने 6 नए बिंदुओं की खोज की और 6 नए बिंदुओं की खोज की। तो स्प्लीन मेरिडियन यूनिलेटरल है, एक साइड में है ईएबी के हिसाब से। चाइनीज के हिसाब से दोनों साइड में, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कभी ऐसा होता है।
तो डॉक्टर वॉल ने कुल 6 नए बिंदु खोजे और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में उन्होंने बताया। स्प्लीन मेरिडियन पर SP1A कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट ऑफ स्प्लीन, लेफ्ट साइड में कंट्रोल मेजरमेंट ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन के इंटायर स्ट्रक्चर और स्प्लीन के इंटायर फंक्शन का कंट्रोल एक पॉइंट से स्प्लीन 1A। तो अगर स्प्लीन के फंक्शन को मजबूत करना है तो आपको SP1A को टोन करना पड़ेगा। जिनकी रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर है, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो स्प्लीन 1A को टोन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्लड, ये सारा इंटायर लिम्फेटिक सिस्टम को भी देखती है और ब्लड को भी देखती है। ब्लड में क्या देखती है? व्हाइट ब्लड सेल को देखती है, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल को देखती है। तो व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी की डिफेंसिंग मैकेनिज्म को देखते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर स्प्लीन की बात करने लगेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। और आपके ब्लड से, रेड ब्लड सेल से जो टॉक्सिक ब्लड होते हैं, डेड RBC होते हैं, उनको भी बाहर निकालने का काम करती है। ये फंक्शनल हो गया और स्ट्रक्चरल हो गया कि जो RBC, सॉरी WBC के साइज होते हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इशनोफिल, है ना, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स, उनकी साइज में अगर फर्क है तो भी ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, जिनके ब्लड का क्वालिटी अच्छी नहीं हो, व्हाइट ब्लड सेल यानी डिफेंसिंग सेल अगर कमजोर है, तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे। महत्वपूर्ण बात केवल हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पर ही बात की जाएगी तो ये चैप्टर ही कभी खत्म नहीं होगा। तो इतनी सी बात है कि इसका काम है आपके ब्लड का, व्हाइट ब्लड सेल का शेप और साइज आपने पढ़ा होगा कि न्यूट्रोफिल का क्या शेप एंड साइज है, इस्नोफिल का क्या है, लिम्फोसाइट का क्या है, मोनोसाइट एंड बेसोफिल्स। तो ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। SP1B सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ पेरिटोनियम ऑफ स्प्लीन, यानी जो स्प्लीन के चारों तरफ की कवरिंग है उसका फंक्शनल पॉइंट है। फंक्शनल पॉइंट है यानी स्प्लीन की जो थिकनिंग है उसको मेंटेन करने का काम करती है SP1B फंक्शनल पॉइंट। और SP11-1 दिस इज द लिम्फ वेसल्स ऑफ ग्रोइंग एरिया। तो ये ग्रोइंग एरिया में लिम्फ वेसल्स, तो देखिए बहुत सारे लोगों को UTI, मेल और फीमेल दोनों में, और ग्रोइंग एरिया का ऑर्गन मेनली यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है, प्रोस्टेट है इन मेल, और फीमेल में यूट्रस है। इन एरियाज में अगर कोई इंफेक्शन है तो स्प्लीन लिम्फ वेसल्स है यानी ड्रेनेज का पॉइंट है। तो अगर वहां पर इन्फ्लेमेशन है, ड्रेनेज है, तो इसको सेडेट करना चाहिए। स्प्लीन 11-1 को सेडेट करना चाहिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये वहां के लिम्फ वेसल्स को कब सेडेट करना चाहिए? व्हेन इन्फ्लेमेशन, यूरिन में जलन हो रही हो, यूरिन पास करने के बाद जलन होती है, यूरिन पास करने से पहले जलन होती है, या उस पूरे ग्रोइंग एरियाज में सेंसेशन ही जलन की हो, इन्फ्लेमेशन की हो, तो सेडेट करना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन है लेकिन जलन नहीं होती तो टोन करना चाहिए। पूछना चाहिए कि आपके यूरिनेशन में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं इरिटेशन, जलन, ईचिंग तो नहीं है। इसके आधार पर इसको टोन और सेडेट करते हैं। SP11A is the second measurement point of hip joint। हिप जॉइंट का ये मेजरमेंट पॉइंट है। और स्प्लीन 13A लिम्फ नेट ऑफ इलियक रीजन, इलियक रीजन का लिम्फ वेसल्स का पॉइंट है। इलियक मतलब जहां पर इलोसिकल जॉइंट है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको जितना अच्छे से ट्रीट करेंगे
और टेलीग्राम पर हमारी स्प्लीन मेरिडियन पर बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। स्प्लीन 11, 12, 13 हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के उस पूरे लेक्चर को उसमें डाला गया है हमारे। आप उसको एक एक करके सुनिएगा तो एक एक पॉइंट की बहुत सारी विशेषताएं, कैसे 5 एलिमेंट के हिसाब से काम करता है क्या, ये सारी बातें हमने बताई हैं। और स्प्लीन 13B, लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमेन, यानी जो लोअर एब्डोमेन का नेट है, जाल है लिम्फेटिक, उसका मेजरमेंट पॉइंट है। इस पर जो ग्रोइंग एरिया या लोअर एब्डोमेन में आपका सिस्ट बनता है, लोअर एब्डोमेन में सिस्ट बनता है, अब्सेस बनता है, बॉयल हो जाता है। और एंड वेरिनल डिजीजेज जो होती हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड लोअर एब्डोमेन में डिजीज होती हैं, उनके ट्रीटमेंट का महत्वपूर्ण पॉइंट है स्प्लीन 13B। तो ये पॉइंट्स डॉक्टर वॉल ने नए खोजे और स्प्लीन मेरिडियन में 21 के 21 पॉइंटों को रीडिफाइन कर दिया। सबके अलग अलग नाम बता दिए। देखिए क्या लिखा है। स्प्लीन 1, वाइट ब्लड सेल इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। डायफ्राम से ऊपर पूरी बॉडी का जो डिफेंसिंग मैकेनिज्म है वो SP1 देखता है। पीछे भी आपको हमने बताया था, CI9 टोन करिए, SP1 टोन करिए, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड की सप्लाई बढ़ करके डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जितनी ज्यादा CI9 ब्लड सप्लाई करेगा, उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको निकालने में SP1 वहां से डिस्पर्स करने के लिए टोन करना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कराना है, वापस इकट्ठा करना है, तो सेडेट होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है SP1। इंटायर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी डायफ्राम से ऊपर हेड तक का व्हाइट ब्लड सेल का पॉइंट है। और SP2 व्हाइट ब्लड सेल के लोअर पार्ट का पॉइंट है, यानी डायफ्राम से नीचे टोज तक जो हमारे पॉइंट्स है ब्लड की क्लीनिंग है, वो SP2 के साथ CI9 टोन करना चाहिए। तो नीचे की ब्लड सप्लाई और डिटॉक्सिफिकेशन सुधरेगा, सीधा सीधा सा बात है। और SP3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है रेड ब्लड सेल के लिए। तो देखिए इसीलिए कि अगर आपको रक्त की कमी होती तो स्प्लीन की डिफिशियंसी बताया जाता है। तो स्प्लीन 3 तो दो तरह से काम करता है। एक तो अपना एलिमेंट पॉइंट है अर्थ एलिमेंट का, और दूसरा सोर्स पॉइंट है। तो ये रेड ब्लड सेल की मात्रा को शरीर में बैलेंस करने का काम करता है SP3। और SP5 देखिए मेजरमेंट पॉइंट है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एंड माइक्रोफेजेस और RES, यानी रेटिकुलो इंडोथीसियल सिस्टम। दिस इज द बिग सिस्टम ऑफ द ब्लड। तो SP4 इंटायर बॉडी की ब्लड की केमिस्ट्री को देखने का काम करता है। तो RES का मतलब हो गया रेटिकुलो इंडोथीसियल सिस्टम ऑफ ब्लड, यानी उसकी जो सेलुलरिटी है ब्लड की, उसको मेंटेन करने का काम करता है। और जो बड़ी सेल्स होती हैं, छोटी सेल को खाती हैं, उनके कंट्रोल का, अगर आपका WBC की मात्रा बढ़ गई तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि ब्लड में इंफेक्शन बढ़ गया। साम भाषा में ये बात हम लोगों ने सुनी है। तो इसका ब्लड में इंफेक्शन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि WBC की मात्रा बढ़ गई, RBC कम होने लगेगा, क्योंकि WBC बढ़ेगा तो उसको भोजन भी चाहिए। अगर आप अपने घर पे ज्यादा काम वालों को लगाएंगे तो उनका काम क्या है, उनको फिर आपको अधिक मात्रा में भोजन पानी कराना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये अगर मात्रा बढ़ती है ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल की, तो वो रेड ब्लड सेल्स को खाने लगेंगे, या लिम्फ अपने ही छोटे सेल को, छोटे साथी को खाने लगेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है। यानी SP4 लेफ्ट साइड में
आपके रोग की प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है। अगर आपके पास, अगर जो लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हों, जो भी फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े हों और थोड़ा सा भी किताब पढ़ी हो, तो उसमें फीवर का चैप्टर दिया है। फीवर के चैप्टर में आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोटोकॉल में SP4 सेडेट करते हुए बताया गया है, क्योंकि फीवर में आपके बॉडी में इन्फेक्शियस सेल बढ़ते हैं, इसलिए ब्लड में, इसलिए SP4 को सेडेट किया जाता है किसी भी तरह का फीवर हो, क्योंकि ब्लड में किसी भी तरह का इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसको वहां से रिमूव करना होता है। जब रिमूव करना है तो सेडेट करना है, कम करना है तो सेडेट करना है। तो ये आपकी रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, बहुत सारे लोग ऑटो इम्यून डिजीज के लोग आते हैं आपके पास। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी खुद को इफेक्ट करने लगी, यानी जो आपकी डिफेंसिव सेल्स हैं अपनी ही सेल को खाने लग जाएं, अपने साथियों को ही खाने लग जाएं। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे क्या होता है, WBC की मात्रा कम हो जाती है। 3000, 2500, ऐसे जितने भी आपको इस तरह के पेशेंट दिखेंगे, 4 से 11,000 के बीच में WBC होना चाहिए। 4000 से 11,000 के बीच में या 10,000 के बीच में वेरी कर रहा है, अलग अलग ऑथर का, अलग अलग लोगों का थोड़ा सा। तो हम लोग स्टैंडर्ड 4000 टू 10,000 लेके चलते हैं। उसके बाद तो कुछ लोगों का 4 के आसपास आता है। तो जितना लो लेवल पर, अब देखिए क्या है, 4 और 14, तो 6-7 के बीच में अगर किसका WBC है तो मानक के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ट है। जैसे जैसे वो 4 के आसपास या 4 से नीचे जाता है, इम्यूनिटी लो होने लगती है, यानी रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, मैंने बहुत सारे लोगों को सिर्फ सिंगल पॉइंट SP4 पैर में टोन करके सिखा दिया और वो लगाते रहे। और बाद में जब उनका ब्लड टेस्ट हुआ 4-6 महीने के बाद, तो उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में बहुत सारा चेंज देखने को मिला। तो उसमें क्या होता है, एक और टेस्ट होता है, एक और टेस्ट होता है, ज्यादातर लोग नहीं कराते, ब्लड के पिक्चर का, यानी शेप और साइज का। तो जब शेप और साइज कराओगे तो अपनी शेप साइज से, जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो अपनी शेप और साइज से बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा वो आलसी हो जाएगा, कम काम करेगा। तो SP4 को टोन करेंगे तो उसको नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, वो अपनी साइज में आकर के फाइटिंग कंडीशंस में आ जाएगा। तो SP4 आपके रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का ब्लड पिक्चर्स टेस्ट होता है। ब्लड पिक्चर टेस्ट होता है जिसमें ब्लड के साइज का, शेप और साइज, RBC और WBC के शेप और साइज की बात बताते हैं, खास तौर से इसी का करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। SP5 अपर एंकल जॉइंट का मेजरमेंट पॉइंट है, अपर एंकल जॉइंट का। SP6 मेजरमेंट पॉइंट है ब्लड एंड ब्लीडिंग का, रक्त और रक्त के स्राव की माप का महत्वपूर्ण पॉइंट है ब्लड का। तो आपको 3 पॉइंट एक साथ समझने हैं, SP6, लीवर 5, K7। ये इंटायर बॉडी की ब्लड की केमिस्ट्री में एसिड बेस रेशियो को बैलेंस करते हैं। अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो, उसको स्टॉप करना हो, एग्जैक्टली रिपोर्ट का नाम मैं आपको कल बता दूंगा।
जीबीसी या जी ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है, तो मैं नाम बता दूंगा। वो ब्लड की ब्लड पिक्चर ही होती है, जीबीसी करके या जीबीपी करके होती है। मैं कल बता दूंगा, आप लोग परेशान नहीं होइए, ब्लड पिक्चर का ही टेस्ट होता है, आप उस बोलोगे तो तुरंत समझ जाएंगे। इस समय में उसका पूरा सही नाम नहीं आ रहा। और मेजरमेंट है ब्लीडिंग का, तो अगर कहीं पर ब्लीड हो रहा हो तो SP6 सेडेट कर दीजिए, और कहीं गुम चोट लग जाए और पर्पल कलर के स्पॉट्स बन जाए तो वहां SP6 को टोन कर दीजिए। SP7 पेल्विस डायफ्राम का, लोअर एब्डोमेन का जो डायफ्राम लाइन है उसका मेजरमेंट पॉइंट है। और SP8 यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, यानी जो यूरिनरी ब्लडर या यूरोजेनाइटल सिस्टम है इंटायरली उसका डायफ्राम है, यानी वो सबको कंप्लीट ब्लड पिक्चर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, CBP। तो ब्लड पिक्चर का ही होता है कंप्लीट ब्लड पिक्चर, वो मेरे दिमाग में कंप्लीट नहीं आ रहा था, तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर का पॉइंट था, आप उसको कर सकती हैं। तो SP8 यूरोजेनाइटल सिस्टम का, SP9 लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज का, पैर में जो ड्रेनेज करना है टॉक्सिक सब्सटेंस का, अगर किसी के पैरों में फोड़े फुंसी या पस पड़ जाती है तो उसमें SP9 सेडेट करना चाहिए। SP10 पेल्विस वेन्स का पॉइंट है, पेल्विस रीजन की वेन्स का पॉइंट है, वहां से ब्लड की सप्लाई वापस लाने का। टू स्टॉप ब्लीडिंग SP6 सेडेट, if there is clotting of blood SP6 tone। अगर नी पेन ओल्ड है, पुराना है, तो SP9 टोन करना चाहिए, SP9 टोन करना चाहिए। ठीक है। लिम्फ वेसल ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, SP10 पेल्विस वेन्स का पॉइंट है, और SP11 गोनाड्स का, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स को अगर चेक करना है तो स्प्लीन 11, और स्प्लीन 12 लिम्फेटिक नेट ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिकल। अगर ओवरीज और टेस्टिकल में किसी भी तरीके की पस फॉर्मेशन है या सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन और इन्फ्लेमेशन है, तो SP10 को सॉरी SP12 को सेडेट करना चाहिए। स्प्लीन 13 लिम्फेटिक नेस्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड यूट्रस, तो ये यूट्रस और प्रोस्टेट का ड्रेनेज करता है। तो चूंकि तीनों पॉइंट ड्रेनेज के लिए है, तो बहुत सारे केसेस में हम लोग स्प्लीन 11, 12, 13 को एक साथ ट्रीटमेंट में देते हैं। और स्प्लीन 14 लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमेन, नाभि के नीचे के एरिया का लिम्फेटिक नेट का पॉइंट है, यानी वहां की ड्रेनेज का पॉइंट है, सेडेट करना चाहिए। स्प्लीन 15 लिम्फ नेट ऑफ टेल ऑफ पैंक्रियास एंड फंडस ऑफ स्टमक। तो देखिए स्प्लीन 15 पर उपचार करने से टेल ऑफ द पैंक्रियाज यानी डायबिटीज के ट्रीटमेंट में स्प्लीन 15 का अच्छा रोल है। अब शुगर बढ़ी है घटी है, अगर शुगर बढ़ी है तो स्प्लीन के फंक्शन को बढ़ा करके, यानी स्प्लीन SP15 को टोन करके इंसुलिन के सेक्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट आपको मिल रहे हैं। स्प्लीन 16 पाइलोरिक लिम्फ, यानी जो स्टमक का पाइलोरस एरिया है जहां से वो डियोडिनम से जुड़ती है, उसका जो कर्वेचर है उसके ट्रीटमेंट का पॉइंट है। स्प्लीन 17 स्टमक एंड कार्डियक लिम्फ नोड, कार्डियक मतलब जो
लंबा वाला कर्वेचर है स्टमक का, उसको कार्डिया बोलते हैं, जहां स्टमक इसोफेगस के साथ जुड़ता है। तो स्प्लीन 17 उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहां पर ऊपर वाला हिस्सा जहां पर जुड़ता है, जहां पर कार्डिया लगा होता है, यानी जिसको आप हाइटस हार्निया बोलते हैं, अगर वो ऊपर शिफ्ट कर जाता है तो हाइटस हार्निया होता है। वह वाला एस कार्डियक मतलब हार्ट से कनेक्टेड होता है। स्प्लीन 18, देखिए स्प्लीन 18 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लिम्फ नोड ऑफ लीवर, लीवर को डिटॉक्स करना हो तो स्प्लीन 18 पर उपचार करें। स्प्लीन 19 लिम्फ नोड ऑफ मिड रिफ, जो आपका स्प्लीन 15 जो है, जो पैंक्रियाज होती है उसके टेल का पॉइंट है। तो पैंक्रियाज में दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर ऊपर का हेड एंड टेल। हेड रीजन से पैंक्रियाटिक जूस डिओडिनम में सेक्रेट होता है। कार्डियक हर्निएशन में बिल्कुल टोन करते हैं, क्योंकि उसको अपनी दिशा में रखना है, तो टेल टोन करते हैं। सबको टोन से रेट, तो स्प्लीन 15 टेल का पॉइंट है। हेड से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है पैंक्रियाज के टेल से, जिसमें लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं। अल्फा बीटा गामा सेल से तीन हार्मोन सेक्रेट होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेट होता है। वो इंसुलिन के सेक्रीशन में, यानी टेल ऑफ द पैंक्रियाज के फंक्शन को इंक्रीज करना है तो टोन करना चाहिए, और डिक्रीज करना, जिनकी शुगर लो हो जाती है तो उनको सेडेट करना चाहिए। ठीक है भाई। स्प्लीन 18 लिम्फ नोड ऑफ लीवर, तो लीवर के कचरे को निकालना है नॉर्मली, तो सेडेट करते हैं। अगर लीवर की क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है तो SP18, जिनको लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर कैंसर हो गया, उनको SP18 टोन करना चाहिए। और SP19 लिम्फ नोड ऑफ मिड रिफ है, यानी जो डायफ्राम का पर्दा है उसके चारों तरफ से उसको निकालने का काम है। और SP20 देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिम्फ ऑफ द लंग्स, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, यानी ILD बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीजेस, जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसको SP20 टोन करते हैं, जिनको एक्यूट प्रॉब्लम है उसको SP20 सेडेट करते हैं। अब देखिए SP21 लिम्फ नोड ऑफ द स्प्लीन, खुद का अपना डिटॉक्स करने का पॉइंट है, और ये ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इसके द्वारा हम इंटायर बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। उपयुक्त बिंदुओं द्वारा रक्त के विभिन्न रोगों जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट का बढ़ना या घटना आदि के उपचार में आसानी से किया जा सकता है। ऊपर दिए गए शरीर के विभिन्न भागों और आर्गन के लिम्फ बिंदुओं को उपचार देकर उन आर्गन के भागों में आए जो स्किन लेवल पर फोड़े, फुंसी, गांठ बनती है या कैंसरस सेल्स बनती हैं, उनको हम आसानी से वहां रिमूव कर सकते हैं। तो अपेंडिसाइटिस के उपचार करते समय आपने देखा कि लेफ्ट साइड की स्प्लीन मेरिडियन, राइट में पैंक्रियाज की मेरिडियन है। तो लोअर एब्डामन का लिम्फ का वेसल्स का पॉइंट है SP13A, लेकिन राइट में वो PN13A हो जाता है, उस पर उपचार देना चाहिए। और SP13 पर दिया जा सकता है। और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्प्लीन 11, 12, 13, 14 पर उपचार दिया जा सकता है। इसको टोन और सेडेट बीमारी के कंडीशंस में किया जा सकता है। EAV के अनुसार स्प्लीन को प्रभावित करने वाले प्लेक्सेस
सिंपैथेटिक स्क्रीनिंग यानी सेंटर टू पेरिफेरी, गॉल ब्लैडर 43C लेफ्ट में, और स्टमक 44C इलियक प्लेक्सस का पॉइंट है। ST44C इलियक प्लेक्सस का पॉइंट है, सीलियक प्लेक्सस। यानी अगर किसी का नाभि से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ST44C को टोन करिए, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। A stimulation of sympathetic straining of spleen increase secretion of spleen phagocytosis and produce WBC, RBC and lymphocyte। तो अगर आप इसको टोन करते हैं तो इसका सेक्रेशन बढ़ जाता है। और फैगोसाइटोसिस क्या होता है? एक सेल दूसरे सेल को कैसे इंग्लिश वाले कह रहे हैं कुछ और लग रही है एसटी और चल गया वो उसमें जीबी है और एसटी है उसमें एसटी के बाद में जीबी। हाँ हाँ GB44C है सीलियक प्लेक्सस का पॉइंट। GB44C लेफ्ट में है, ST44C राइट में होगा सीलियक प्लेक्सस का पॉइंट। अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। और पैरासिम्पैथेटिक सेक्रेशन ऑफ स्प्लीन, सीलियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व चेस्ट रीजन में, किडनी 20-21 लेफ्ट साइड में, हिपैटिक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व किडनी 21। जो लास्ट पॉइंट है किडनी का वो हिपैटिक ब्रांच से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इट स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक स्क्रीनिंग ऑफ स्प्लीन, डिक्रीज द स्प्लीन फंक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस। अगर ब्लड में फैगोसाइटोसिस की मात्रा बढ़ गई हो तो K20 K21 को सेडेट करना चाहिए। अगर घट गई हो तो GB44C लेफ्ट में टोन करना चाहिए। तो ये प्रोड्यूस करते हैं, लगा दो यार, स्प्लीन फंक्शन के फाइगोसाइटोसिस, प्रोडक्शन ऑफ WBC, RBC और लिम्फोसाइट को इफेक्ट करते हैं। स्प्लीन की डिस्टॉर्ड स्ट्रेनिंग पर GB44C AIP ऑफ स्प्लीन करने से स्प्लीन की फंक्शनल स्टेट बहुत अच्छी सुधर जाती है। स्प्लीन मेरिडियन में एक कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है SP1A लेफ्ट साइड में, जो सर्वप्रथम हमें उपचार में यूज करना चाहिए। स्प्लीन 1B पेरिटोनियम का पॉइंट है, सेरस कोटिंग का पॉइंट है। शरीर में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो SP6 पर उपचार देना चाहिए। तो इस तरह से स्प्लीन मेरिडियन राइट साइड में जो हम ट्रीट करते हैं ये आपका है। तो देखिए किस किस चीज का ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी एक डिटेल आपको मिल गई है। SP1 लेफ्ट साइड में, वाइट pulp of spleen responsible for irritation of lymph gland of upper part of the body। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब डायफ्राम से ऊपर पूरा हेड तक। ल्यूकोसाइट रिस्पॉन्ड, व्हाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्ड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊपर करते हैं। स्प्लीन नोड्यूलर या लिम्फ फॉलिकल प्रोड्यूस लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज। ये बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं जो शरीर जो रोगों से लड़ने की क्षमता को इंप्रूव करते हैं। दिस इज डिफेंस फंक्शन। यानी व्हाइट ब्लड सेल क्या है? शरीर की डिफेंसिंग मैकेनिज्म है, शरीर की सुरक्षा। यानी बाहरी आक्रमणकारी या अंदर से जो आक्रमण होते हैं शरीर के अंदर भी चेंज होके आते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता देता है। Lymphocyte is white cell from lymph nodes, or antibodies is a specific substance produced in blood as a reaction to the antigen।
तो ये ब्लड में उत्पाद करते हैं। तो डायग्नोसिस हियर, ए नेक्रोसिस ऑफ स्प्लीन नोड्यूलर, डिप्थीरिया, गले का रोग होता है डिप्थीरिया की झिल्ली का, यानी गले की झिल्ली का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसका आप ट्रीटमेंट करते हैं। एंड atrophy of spleen nodules and their change into the fibrous nodule due to the X-ray irritation। तो देखिए बार बार एक्सरे और एमआरआई कराने के बाद भी स्प्लीन का जो नोड्यूल्स है जो आपकी फाइब्रस बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो नोड्यूल्स हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं वो फाइब्रस हो जाते हैं। फाइबर का मतलब नोड्यूल सॉफ्ट होते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। A fibrous change of follicles of spleen within with and increase the insufficient reticular, यानी जो रेटिकुलर है RE वो उसकी मात्रा बदल जाती है, और ये जो फाइबर्स हैं फाउंड विद द मार्बलस बंटिंग, तो ये बहुत ही नुकसान का विषय हो जाता है और इनका परिवर्तन स्प्लीन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। A deposit of amyloid in the follicles and reticulum cells में इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ SP1, डिजीजेज ऑफ वन और बोथ साइड ऑफ टॉन्सिल, लिम्फेटिक रिंग्स, फेरिंग्स, कहीं पर भी हो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का हिस्सा। तो ये अलार्म पॉइंट है डायफ्राम, डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन्स का। डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, जो वहां से क्लीनिंग प्रोसेस है उसको हटाने का काम करती है। SP1 CMP पॉइंट है, SP1B पेरिटोनियम का पॉइंट है। तो लिगामेंटम फ्रेनिको न्यूक्लियाई एंड लिगामेंटम गैस्ट्रोलिनाइस, तो ये स्प्लीन और स्टमक को कनेक्ट करने वाली कर्वेचर है स्टमक और स्प्लीन का। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ पर उपचार करते हैं हम लोग इसका। SP2 white pulp function responsible for irritation of lymph gland of the lower part of the body। जो हमारी बॉडी में लिम्फ ग्लैंड है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डायफ्राम से नीचे, उसके उपचार का बिंदु है। दिस इज ए टोनिफिकेशन पॉइंट फॉर द स्प्लीन मेरिडियन। क्यों टोनिफिकेशन पॉइंट है? मदर पॉइंट है, हीट पॉइंट है, तो ये टोनिफिकेशन पॉइंट भी है SP2। SP3, this is organ source point of spleen meridian, organ source point of spleen meridian, और ये रेड पल्प फंक्शन ऑफ स्प्लीन को कंट्रोल करता है। डायग्नोज हियर हाइपरट्रॉफी ऑफ स्प्लीन ड्यू टू द infectious diseases and heart defect causing congestive spleen। अब देखिए अगर हार्ट डिफेक्ट कर रहा है तो कंजेस्टिव स्प्लीन हो जाता है। तो क्या हो जाता है? कॉजिंग कंजेस्टिव स्प्लीन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट से ऊर्जा स्प्लीन रिसीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन बिगड़ने लगता है। ब्लॉकेज ऑफ ब्रांच ऑफ स्प्लीन आर्टरीज, एनीमिक स्प्लीन इन्फेक्ट, यानी जो ब्रांच ऑफ आर्टरीज है स्प्लीन की वो ब्लॉक हो जाती है, और एनीमिया, एनीमिया से माइनर थैलीसीमिया, थैलीसीमिया से मेजर थैलीसीमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, इन सब तक ये लेके जाता है। ब्लॉकेज ऑफ वेन्स ऑफ स्प्लीन, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। पोर्टल वेन कहाँ पाई जाती है? लीवर में पाई जाती है। तो लीवर की वेन्स का थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा BP बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। पॉलीसाइथेमिया
वर्स डिजीजेस, यानी पॉलीथाइसेमिया मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जिनका रेड ब्लड कॉर्पसेल कितना होना चाहिए, 4.5 से 5.5 के बीच में। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये भी एक तरह का कैंसरस ही होता है, ये भी एक तरह का कैंसर होता है, पॉलीसाइथीमिया वॉर्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू साइनस फिल्टर, यानी वेन्स के फिल्टर का काम करता है। ए टू ओपन साइनस मीन्स इनसुफिशियंट फिल्टरिंग, अगर साइनस ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब फिल्टरिंग कम हो रहा है, रेड सेल विल इंक्रीज एबनॉर्मली। तो ऐसे में रेड ब्लड सेल की मात्रा इंक्रीज कर जाती है एबनॉर्मली। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि एबनॉर्मली रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं तो sp3 को सिडेट करते हैं। अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है, साइनस छोटा हो जाता है, तो इनकी मात्रा एबनॉर्मली कम हो जाती है। ऐसे कंडीशंस में एनीमिया हो जाता है और sp3 टोन करते हैं। तो देखिए क्या बताया गया, hypertrophy means unnatural enlargement of the part of organ of the body. Infrared means area of tissue death due to the blockage of the its blood supply. Blood supply की वजह से उस टिश्यू का डेथ कर जाना, यूजुअली रिफर्ड एज ए हार्ट। थ्रोम्बोसिस मीन्स कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉकेजेस ऑफ ब्लड वेसल्स या क्लॉट फॉर्मेशन। ये सारी बातें बताई गई हैं, जहां क्लॉट फॉर्मेशन हो गया वहां ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। तो थक्का बनने के बाद ब्लड वेसल्स में आंशिक या कंप्लीट ब्लड का अवरोध हो जाता है और रेड ब्लड सेल मैरो का निर्माण बोन मैरो में होता है और लाल कण का बोन मैरो में कम बनने पर GB39 गॉल ब्लैडर 39 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट ऑफ मैरो ब्लड, आपने 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट पढ़ा है, पर उपचार करना चाहिए। रेड ब्लड सेल हमारे शरीर के विभिन्न भागों तथा लंग्स में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, यानी सारे ऑर्गन्स की जो नरिशमेंट है वो ऑक्सीजन के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा ही होती है। तो उस पर हमें ट्रीट करना चाहिए। तो हमारा जो रेड ब्लड सेल है बॉडी में 4 से लेके 4.4 या 4.4 से लेके 4.5 के बीच में नॉर्मल होता है। sp3a मेजरमेंट पॉइंट ऑफ कोagulopathy, यानी थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड की क्लॉटिंग का कंडीशंस है sp3a। एक इसमें ट्रीट हियर हीमोफीलिया, ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे, उनके खानदान में हीमोफीलिया की डिजीज थी। हीमोफीलिया का मतलब होता है कि थोड़ा सा भी कट लग गया तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है। ब्लीड तब तक होगा जब तक व्यक्ति के सारे ब्लड ना निकल जाए। तो ऐसी कंडीशन में sp3a सेडेट करना चाहिए हीमोफीलिया में। और एंटीकोआगुलेंट काज्ड बाय लीवर डिजीजेस, अब एंटीकोआगुलेंट किसकी वजह से होता है, लीवर डिजीज की वजह से। तो इसीलिए आयुर्वेद में बोन मैरो और लीवर को एक साथ जोड़ के रखा गया है कि जो ब्लड बनाने का काम है वो लीवर और बोन मैरो मिलके करते हैं। और चाइनीज उसको कहता है किडनी भी उसमें हेल्प करती है। तो 3 मिल गए, किडनी लीवर मिलके बोन मैरो बनाती है। और उसमें और भी बात है कि अगर आपके जूसेस के हिसाब से देखेंगे तो पूरी जीआईटी है, तो कोई एक व्यक्ति कोई एक काम पूरा नहीं कंप्लीट करता, मिलजुल के करते हैं, ये बात समझनी है। लीवर डिजीज प्रोड्यूस ए complicate bleeding disorder due to the less synthesis of clotting factor, less absorption of vitamin K, and
एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लेटलेट फंक्शंस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को समझने के लिए कि अगर किसी की ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत लंबा है तो सिर्फ एक चीज को उपचार नहीं करना है, उसमें सबसे पहला कंडीशंस देखना है लीवर का। तो इसीलिए ये बात अगर आप समझें कि लीवर स्प्लीन को कंट्रोल करता है 5 एलिमेंट साइकिल में, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। SP4 रेटिकुलो इंडोथेसियल डिफेंस फंक्शन ऑफ स्प्लीन, रेटिकुलो इंडोथेसियल डिफेंस फंक्शन ऑफ स्प्लीन, RES स्प्लीन का है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू lymphocyte of blood, monocyte and macrophages from are formed here। यह एक केंद्र कोशिका के रूप में काम करता, फैट, प्रोटीन, बैक्टीरिया एंड न्यूट्रलाइट सभी तरह के जीवाणुओं को ये निष्क्रिय कर देता है। तो यहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज काज बाई बैक्टीरिया लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ स्प्लीन। अगर स्प्लीन में स्वेलिंग है तो इस बिंदु को टच करने से आपको बैक्टीरिया के पता चला जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस लाइक फैट प्रोटीन ड्रॉप इन बॉडी, यानी जहां पर हमारी प्रोटीन ड्रॉप्स या फैट डिपॉजिट हो जाती हैं उसमें SP4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे कि इसी को डॉक्टर वॉल ने PN4 के रूप में फैट मेटाबॉलिज्म का पॉइंट बताया, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पेज 105 पर और पेज 198 पर देखिए सारे पॉइंटों की लोकेशन अंगूठे के साथ दी गई है स्क्रीन 11, 12, 13 की। हीमोसाइडरोसिस एक कंडीशन है कि जब आपका एक्सेस सप्लाई ऑफ आयरन प्रोड्यूस बिहेवियर लेसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट, यानी ऐसा थैलेसीमिया में होता है कि जब आयरन लोड ब्लड में बढ़ जाता है तो उसके ट्रीटमेंट का भी पॉइंट है SP4। बहुत सारे आप लोग पेशेंट देखे होंगे थैलेसीमिया के, आप लोगों के पास आते होंगे तो आप उनकी रिपोर्ट देखेंगे कि तो उनका आयरन लोड बहुत ज्यादा होता है। आयरन लोड ही अपने आप में एक बड़ी डिजीज है थैलेसीमिया की डिजीज में। तो अगर ऐसी कंडीशन है थैलेसीमिया में आयरन की मात्रा बढ़ती है तो इरिथ्रोसाइट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो SP4 को सेडेट कर देना चाहिए। डिपॉजिट ऑफ एम्लोइड प्रोटीन एंड फैट सबस्टेंसेस, इनका एकत्र होना प्रोटीन और आर्गन में एक जगह इकट्ठे होकर के रुकावट पैदा करते हैं, डिपॉजिट होकर के एम्लोइड कहते हैं, और ये शरीर में प्रोटीन की गांठें बन जाती हैं और इसमें मोटापा बढ़ने लगता है। तो ऐसे में SP4, अब देखिए प्रोटीन की गांठें हैं, ये सिस्टिक फॉर्म नहीं है, सिस्टिक फॉर्म नहीं है, तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी, सिस्टिक फॉर्म नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में SP4 को टोन करिए, जो शरीर में प्रोटीन और फैट, हाँ लाइपोमा बिल्कुल सही कह रही है, फैट लाइपोमा फैट की गांठ मोटी, उसमें SP4 को टोन करना चाहिए। अगर बॉडी में प्रोटीन और फैट का डिपोजिशन बढ़ जाता है तो इसको टोन करना चाहिए। उसी को डॉक्टर वॉल ने PN4 के रूप में बताया, जो फैट बढ़ने बढ़ने या घटाने में, जिनको फैट नहीं बढ़ रहा हो उनको SP4 सेडेट करिए, जिनका फैट ज्यादा हो गया हो प्रोटीन के साथ SP4 टोन करिए। सेरेब्रोसाइट स्टोरेज डिजीज, सेरेब्रल रीजन में यानी ब्रेन में फैट डिपॉजिट हो जाए तो उसको एम ग्लूअर कहते हैं। ए फैटी सबस्टेंस प्रेजेंट इन द नर्व्स एंड देयर टिश्यूज, ये उसको भी ठीक करता है अगर जमा हो गया है। स्फिंगोमाइलोनोसिस नेमैन पिक ने बताया था, तो इसीलिए इसको RES
में मीनेंगोलिन एकत्रित हो जाता है, जो नर्व सिस्टम को इतना इन्वॉल्व कर देता है कि देखते हैं कि एंजाइम डेफिशिएंसी की स्थिति में ऐसा होता है। जिनकी बॉडी में एंजाइम जो ट्रांसफॉर्म करती हैं, आपकी एक्टिविटीज को बढ़ाती हैं, उनको इफेक्ट कर जाता है। तो अगर ईआर आरईएस रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम आपका इफेक्ट कर रहा है, तो वाइडली स्कैटर्ड सिस्टम ऑफ द सेल of the common necessity and filtering many vital functions, vice versa defense against infection, antibodies, blood cell and bile pigment formation. अगर बहुत ज्यादा बाइल पिगमेंट फॉर्मेशन भी होती है तो भी ये आपको इफेक्ट करती है। लिम्फोसाइट, इट इज व्हाइट ब्लड सेल फॉर्म इन द लिम्फ नोड। मोनोसाइट, ये यूनिक न्यूक्लियर होता है, इट इज मोनोन्यूक्लियर सेल्स। एंड मार्कोफेजेस, ए लार्ज न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट, जो सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको ये खा जाता है। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू लिम्फोसाइट इन द ब्लड। इन ए क्रॉनिक इन्फेक्शन लिम्फोसाइट विल बी इंक्रीज, यानी लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं। अगर एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल बढ़ता है, क्रॉनिक होता है तो लिम्फोसाइट बढ़ता है। ये ब्लड की रिपोर्ट देख करके आप पेशेंट की कंडीशन समझ जाते हैं। अगर ये लिम्फोसाइट 20 से 40 के बीच में होता है, ये 55, 50, 60 है या 50 के आसपास है, लेकिन उसके साथ एक और कॉम्बिनेशन देखना होता है कि अगर आप ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी देखें और वो भी बढ़ा है तो ये गंभीर समस्या है। लिम्फोसाइट का बढ़ना क्रॉनिक कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में sp4 को टोन करते हैं। तो this point is related to lymphocyte. So check lymphocyte level in chronic infection, in new infection and prognosis purposes of ESR, erythrocyte segmentation rate के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। चेक sp4 फॉर थाइमस ग्लैंड। दिस इज थाइमस ग्लैंड के साथ क्यों करेंगे? क्योंकि यही थाइमस ग्लैंड बड़ों में कन्वर्ट हो जाती है टी लिम्फोसाइट सेल्स में। तो इसको थाइमस ग्लैंड को भी इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ए गुड पॉइंट टू फॉर द पेल्विक एरिया एब्डोमेन न्यूट्रोफिल, जो है पैदल सैनिक की बात होते हैं, स्नोफिल घुड़सवार की बात होते हैं, यानी बड़े सैनिक, छोटे सैनिक। जब पहले बीमारी आती है तो पहले छोटे लोग लड़ने जाते हैं। तो अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल या पॉलीमर्फ बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। अगर क्रॉनिक हो गया तो लिम्फोसाइट बढ़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और उसी तरह से आप देखते हैं मोनोसाइट का कार्य, अगर मोनोसाइट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारा सेल का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये क्या करते हैं? मोनोसाइट बॉडी में स्वीपर का काम करते हैं, ब्लड के अंदर से ब्लड के डेड सेल्स को या टॉक्सिन को निकालने का काम करते हैं। और बेसोफिल्स का काम होता है कि उस एरिया में जो डैमेज हुआ उसकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो न्यूट्रोफिल पैदल सैनिक की तरह काम करते हैं जो एक्यूट इन्फेक्शन में एकदम से बढ़ जाते हैं। तब आपको समझना चाहिए कि एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। लिम्फोसाइट बढ़ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉनिक डिजीज है। और दूसरा क्या है? एक इयोसिनोफिल है। इसिनोफिल बढ़ गया तो क्या हुआ? ब्लड में हीट बढ़ गई, गर्मी बढ़ी हुई है। और मोनोसाइट अगर बढ़ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड में इंफेक्शन लेवल ज्यादा है, जो बीमारी है वो हमारे ब्लड सेल को ब्रेक कर रही है, यानी नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ा करके उस ब्लड में होने वाले इंफेक्शन को निकालने का काम करती है। आपकी ब्लड वेसल्स या एरिया कोई डैमेज हो जाता है इन केस में तो बेसोफिल उसको
क्लीन अप करने का काम करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्प्लीन 4-1 इंटरनल लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ स्प्लीन का पॉइंट है, और spleen has no afferent lymphatic straining it, so it is not explore the disease spread up by lymph। तो जो कुछ भी बीमारी बढ़ती है वो स्प्लीन के द्वारा बढ़ती है। तो अगर इंटरनल लिम्फेटिक वेसल्स अंदर से स्प्लीन को क्लीन करेंगे तो लिम्फेटिक ड्रेनेज स्ट्रांग हो जाएगा। इसको सेडेट करते हैं। जियोपैथिक डिसऑर्डर, geopathic disorder, this is disease of the geographical region and climatic diseases, jet lag etc। यानी अगर आप अपना स्थान चेंज करते हैं, वहां के इन्वायरमेंट से आपको प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कंडीशन में, यानी आप अपने जगह से किसी और जगह पर जाते हैं और वहां आपको प्रॉब्लम होती है, तो इसको जियोग्राफिक कहते हैं। यानी भौगोलिक अवस्था के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो SP4A पर ट्रीटमेंट करते हैं। SP5 एंकल का पॉइंट है, अपर एंकल का। दिस इज आल्सो सन पॉइंट ऑफ स्प्लीन मेरिडियन, सेडेशन पॉइंट है। SP6 और PN6 एक साथ दे दिया है, तो यहां पर SP6 और PN6 सेम काम करते हैं। दिस इज ब्लड आल्सो ट्रीट K7 लीवर 5, अभी हमने बताया था। दिस पॉइंट एडजस्ट ब्लड फ्लो, इंटायर बॉडी में ब्लड फ्लो को एडजस्ट करते हैं। इट सपोर्ट ब्लीडिंग इन एनी इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये जहां पर भी ब्लीडिंग होती है उसको सपोर्ट करते हैं, ब्लड सप्लाई करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ए डेफिशिएंसी हियर इंडिकेट माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग इन द सेम साइड। जिस तरफ साइड हो रही है उस तरफ इन बिंदुओं को आप सेडेट कर दें। SP7 और PN7 पेल्विस का पॉइंट है। यूट्रस प्रोलैप्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है SP7। वीकनेस ऑफ फाइब्रॉयड टिश्यू ऑफ स्मॉल पेल्विस, फाइबर्स टिश्यू जो है फाइब्रॉयड, जो तंत्र एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, उसका पॉइंट है। इसीलिए ऐसी कंडीशंस में यूट्रस प्रोलैप्स, या एक तरीके का आपने देखा टेस्टिकुलर हार्निया भी हो जाता है मेल्स में। SP8 या PN9 मेजरमेंट ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम और इंस्पेक्टर वीकनेस ऑफ यूरिनरी ब्लडर, फाइब्रॉयड टिश्यू, प्लेट ऑफ स्मॉल वेसल्स। तो यहाँ पर आप देखिए सिंकिंग एंड प्रोलैप्स टेंडेंसी ऑफ इन एडवांस ईयर। दिस पॉइंट लाइन 3 हैंड ब्रेथ एबव ऑफ द मीडियल मेलुलस। ये पॉइंट कहाँ पाया जाता है? जो इंटरनल मेलुलस है उससे 3 हाथ ऊपर पाया जाता है, 6 से 7 गुण के ऊपर। SP9 lymph vessels of lower extremity, diagnose and treat beginning and extending thrombosis of leg veins and small pelvis bone। अगर आपके पैरों में वेन्स का थ्रोम्बोसिस हो गया है, जिसको DVT बोलते हैं, डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस, तो SP9 और PN9 राइट और लेफ्ट के हिसाब से इस पर ट्रीटमेंट करते हैं। SP10 SP21 पेल्विस का पॉइंट है। SP11-12 गोनेड्स का पॉइंट है, एंड आल्सो गोनेड्स का पॉइंट है TW1 पार्शियल समेशन मेजरमेंट पॉइंट। तो सबको कनेक्ट करते गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने चर्चा की है। स्प्लीन 12 पेज 109, स्प्लीन 12 in male it control lymphatic net of testicles। तो जो टेस्टिकुलर हार्निया है
उसको कंट्रोल करता है। एंड लिम्फेटिक नेट्स ऑफ एपिडिडाइमस posterior surface attached to testicle and lymph net of different canal in female, lymphatic net of ovaries, lymphatic net of uterine tube. यूट्राइन ट्यूब का लिम्फेटिक नेट है, उसको अपने स्थान पर रखने का काम करता है। और स्प्लीन 13 in male controls lymphatic net of prostate, lymphatic net of seminal vesicles, lymphatic net of penis, lymphatic net of urethra. In female, uterus control net of vagina and urethra. तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। पुरुष में प्रोस्टेट, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में या पेनिस में कोई गांठ और कैंसर हो जाए तो उसके उपचार का महत्वपूर्ण बिंदु है। उसी तरह से फीमेल्स में वेजाइनल पार्ट में, यूट्रस में या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई गांठ, फोड़ा, फुंसी या कैंसर हो जाए तो उसके उपचार का। स्प्लीन 13A एंड PN 13A अपेंडिक्स के पास का बिंदु है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्प्लीन 30 हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, लिम्फेटिक नेट ऑफ लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में अगर कोई दिक्कत है तो उसके उपचार का बिंदु है। स्प्लीन 15 स्प्लीन 14 है लिम्फ नोड ऑफ गॉल ब्लैडर एंड लिम्फ नोड ऑफ बाइल डक्ट। तो अगर गॉल ब्लैडर में लिम्फ नोड है या बाइल डक्ट में कोई नोड्स बन जाती है तो स्प्लीन 14 या PN 14 को राइट साइड में इंफेक्शन है तो सेडेट करते हैं। एंड स्प्लीन 15 पैंक्रियास टिकोलिनेसिस लिम्फ नोड ऑफ लिम्फेटिक नेट ऑफ स्प्लीन। तो ये लिम्फेटिक के टेल का, फंडस ऑफ स्टमक का महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसीलिए ये स्प्लीन और पैंक्रियाज इन्फेक्शन के साथ साथ पैंक्रियाटिक कैंसर में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। स्प्लीन 16 गैस्ट्रो इपीपेल्विस एंड लिम्फेटिक लिम्फ नेट का पॉइंट है। तो बाकी चीजें जो हम लोगों ने पहले बात की है उसी तरीके की है, कुछ नई बात नहीं है। तो यहाँ पर स्प्लीन 21 तक आप लोग पढ़िएगा और बीच में एक दिन हम लोग केवल डाउट सेशन रखेंगे, उसमें जो आपका डाउट होगा आप रखिएगा, उसको पढ़ेंगे। स्प्लीन मेरिडियन में नेक्स्ट 114 पेज, 106 पेज पर पैंक्रियास का है, तो जो उसके पॉइंट की डिफिनीशन है सब कुछ उसी के हिसाब से है। PN1A CMP ऑफ एक्सो एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रियास, यानी उसमें क्या था, स्प्लीन का फंक्शन देख रहा था और स्ट्रक्चर इसमें इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी इंटायर पैंक्रियास का देख रहा है। और PN1 भी पेरिटोनियम का पॉइंट है, सेम चीजें हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, केवल राइट साइड में ये पॉइंट लग रहे हैं, आप लोग देखिएगा। और सारे पॉइंटों का जो डिविजन्स है बिल्कुल क्लियर दिया है पेज 115 पर। EOB ने जिन बिंदुओं को रीडिफाइंड किया उसके बारे में। PN1 राइट साइड में मेजरमेंट ऑफ एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म। एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, एल्ब्यूमिन कौन बनाता है, लीवर बनाता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड थ्रोम्बोसिस लीवर बनाता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में टिश्यू का चैप्टर पढ़ा होगा उसमें दिया होगा। अल्फा बीटा गामा सेल ऑफ द लीवर, इनको बनाती हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड थ्रोम्बोसिस। तो ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन पार्ट है। आपने देखा होगा कि जिनको CKD हो जाता है, किडनी डिजीज हो जाती है, उनका अगर यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो कहते हैं एल्ब्यूमिन ट्रेस या एल्ब्यूमिन प्लस प्लस ट्रेस या प्रोटीन ट्रेस। वो प्रोटीन नहीं होता, एल्ब्यूमिन के फॉर्म में होता है। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म
तो जिनका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक है तो PN1 को टोन करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज हो रहा है उनको सेडेट करते हैं। PN2 यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म, गाउट, तो जिनको गाउट या जिनको गाउट या यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंटों में पेन आ जाता है, अर्थराइटिस, उसमें हम लोग PN1 और PN2 दोनों एक साथ सेडेट करते हैं। PN3 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है, यानी जिनका कार्बोहाइड्रेट ब्लड में बढ़ गया है उसको घटाना है तो PN3 सेडेट करते हैं, और जिनका कार्बोहाइड्रेट ब्लड में कम हो गया हो PN3 टोन करते हैं। PN4 फैट मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है। PN4 फैट मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है, जिनकी बॉडी में अभी बताया कि अगर आपका फैट ज्यादा बना हुआ है तो उसको ब्लड से हटाने के लिए इसको टोन करना चाहिए, जिनका नहीं बन रहा है उनको सेडेट करना चाहिए। बाकी सारी चीजें स्प्लीन मेरिडियन की ही तरह से इसमें कंप्लीट दी हुई है। PN1 तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको यही बता रहा था, एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म पेज 107 पर देखिए आप, हिंदी में, और अंग्रेजी में 109 पर। पैंक्रियाज मेरिडियन इज ओनली इन राइट साइड ऑफ द बॉडी। एल्ब्यूमिन मेटाबॉलिज्म ट्रीट एल्ब्यूनेरिया, यानी आपके यूरिन में प्रोटीन का आना, एंड ट्रीट हियर आल्सो K3 टोन। तो ये पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, काफी कुछ बड़ी बातें बताई गई हैं PN1 के साथ, आप इसको पढ़िएगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ट्रिप्सिन, जो पैंक्रियाज के स्राव से ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में बनते हैं, ये एमिनो एसिड बनाते हैं जिसकी कमी से पैंक्रियाज ही डाइजेस्ट हो जाता है, इसकी कमी से पैंक्रियाज ही डाइजेस्ट हो जाता है। पैंक्रियाज एंड इरेप्सिन्स एंड प्रोटीजेस, यानी प्रोटीन बनाने की एंजाइम है, और पैंक्रियाज प्रोटीन जाइगोजेनेसिस, जो खमीर पैदा करने वाला यंत्र है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है अल्टिलेशंस ऑफ एमिनो एसिड इन द लीवर टू सिंथेसाइज एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजेन। तो ये लीवर करता है सेल का सारा काम, रिप्लेसमेंट एंड सेल रिपेयर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम एंड एंटीबॉडीज, ये सारा कुछ आपका एल्ब्यूमिन करता है जो लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होता है। तो एल्ब्यूनेरिया यानी यूरिन में प्रोटीन आना, जिसको कहते हैं ना यूरिन में झाग बन रहा है, इसका मतलब प्रोटीन लीकेज है। तो एल्ब्यूमिन कम बन रहा हो तो PN1 के साथ लीवर 3 पर उपचार देना चाहिए, क्योंकि एल्ब्यूमिन का उत्पादन लीवर में होता है, लीवर 3 लीवर का सोर्स पॉइंट है। तो अगर कम बन रहा तो PN1 लीवर 3 टोन करना चाहिए, ज्यादा बन रहा तो PN1 लीवर 3 सेडेट करना चाहिए। ग्लोबुलिन्स, इट इज ग्रुप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन टिश्यू एंड इट डिफर्स फ्रॉम द एल्ब्यूमिन इन हीट, यानी ये एल्ब्यूमिन से थोड़ा डिफर होती है, शरीर में एलर्जिक प्रतिरोध का कार्य करती है। ग्लोबुलिन्स जो हमारे शरीर में एलर्जीज आती हैं उनके प्रतिरोध का कार्य करती है, जो एलर्जिक चीजें आ जाती है उनसे लड़ने का काम करती है। अगर ये लड़ नहीं पाती हैं तो लीवर सेल इसका निर्माण करती है। तो देखिए क्या है, हीमोफीलिया के रोगी, टिटनस के रोगी, एलर्जीज के रोगी, रेबीज जो कुत्ते बिल्ली काटते हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन आदि में ग्लोबुलिन की कमी हो जाती है।
तो जब यहाँ ग्लोबुलिन्स की कमी हो जाती है, जिनको टिटनस हो जाता है, टिटनस आप जानते हैं, एक डिजीज होती है जिसमें बॉडी ऐंठ जाती है। बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं, बहुत सारा, कि बॉडी ऐंठ जाती है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में PN1 और लिवर 3 को टोन करना चाहिए। फाइब्रोनोजेंस, ये प्रोटीन होता है जो ब्लड में सॉल्युबल होता है, जिसमें अघुलनशील फाइब्रिन नामक एक प्रोटीन बनती है जो ब्लड को थक्का बनाने से रोकती है, और इसका भी निर्माण लीवर से होता है। पूरा इटियोलॉजी आपको दी गई है, कहाँ खाएंगे, कैसे करेंगे, इसके ट्रीटमेंट की पूरी डायग्नोसिस दी गई है। PN1 के साथ PN1A, PN1B, PN2 यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस के बारे में बताया गया है। गाउट डिजीज में PN3 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कैसे पचाता है, ये सारी चीजें बताई है। PN4 फैट मेटाबॉलिज्म का, बाकी सारे के सारे एक जैसे ही बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्प्लीन और पैंक्रियास के बारे में जानने का प्रयास किया है, क्योंकि जो पैंक्रियास का फंक्शन है वो सारा कुछ स्प्लीन 5, 6, 7 का सेम फंक्शन है। तो इसलिए इस पर हम लोग फिर से बात नहीं करेंगे। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे, और कल आगे पैंक्रियास के बाद स्टमक का और नेक्स्ट मेरिडियन पर बात करेंगे। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्प्लीन 4 टोन करना है, फैट घटाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, सेडेट करना है।